नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। दिल्ली के जलाने विश्वविद्यालय में अब कोई लोग ये भी कहेंगे कि यार ये जलाने विश्वविद्यालय कौन सा आ गया। तो ये वही है जिसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहते हैं, JNU। तो उसका अगर हिंदीकरण करें, एब्रीविएशन करें, संक्षिप्तीकरण करें तो जलाने विश्वविद्यालय ही तो हो जाएगा ना। तो देखिए, जलाने विश्वविद्यालय में कई सारे पढ़ाकू लोग भी हैं, पढ़ाई भी होती हैं, दिल्ली के बीच में है। और कुछ लोगों का कहना है कि इसको बंद कर दिया जाए, और कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत ही वैल्यूबल जो लैंड है, इसके ऊपर इस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, इसको तो कहीं मध्य प्रदेश में या कहीं दिल्ली से दूर ले जाया जाए, और इसका जो क्षेत्रफल है उसको और कमर्शियल और उस तरह की दूसरी सुविधाएं एकत्र करके जो है उसका दूसरा सदुपयोग किया जा सकता है। तो ये जलाने विश्वविद्यालय जो है ये दिल्ली में है, और दिल्ली में होने से और दूसरे लंबे समय से आरंभ से ही ये वामपंथियों के आइडियोलॉजिकल कंट्रोल में रहा है। दुनिया देश भर के वामपंथी जो है वो छांट छांट करके यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो यहाँ पे उनको भरते रहे हैं। और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कश्मीर जो है उसके अंदर भारत की आर्मी रेप करती है, अत्याचार करती है, और इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइंग फोर्स है, और भी 50 तरह की उल्टी सीधी बातें हैं। और मुख्य रूप से जो उनके पॉलिटिकल राजनीतिक विरोधी हैं, यानी कि राष्ट्रवादी लोग हैं या कि बीजेपी है, उसका जब से शासन आया है इनका क्रोध जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि पहले जब कांग्रेस का राज था तब वहाँ पे ऊधम नहीं होते थे, ऊधम होते थे। लेकिन क्योंकि अब उस समय तो नक्सलवाद के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे देश में बढ़ते चले जा रहे थे। ये नेपाल से लेके जो केरल तक एक पूरी पट्टी है जिसको लाल पट्टी कहा जाता था, जिसमें कहते हैं कि एक ऐसा विचित्र और एक ऐसा कालखंड था कि जिसके अंदर 200 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में लालखंडी लोग उनका जो है वो प्रभाव था, उनके दस्ते घूमते थे, और वो जो है वो जंगलों में रह कर के अपना आक्रमण करते रहते थे, और ये लोग इस पर बहुत कूदते थे। और हमारे कई जो वामपंथी ध्रुव वामपंथी मित्र हैं वो इस तरह के क्षेत्रों में जाकर भी उन्होंने कई कारनामे किए हैं, उन पे कभी अलग से बात करेंगे। तो ये जलाने विश्वविद्यालय में अभी जो नारेबाजी है वो बड़ी विचित्र नारेबाजी है, उसको तरह सुन लेते। विचित्र नहीं है, इनके काम की है, इसी तरह का नारे लगाते, सुन लेते। तो मोदी शाह की कब्र खुदेगी JNU की धरती पे, तो यानी कि यूनिवर्सिटियाँ किसी की कब्र खुदने की जगह हो गई। अब ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल बात है, वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो ये भी पता कर लेते हैं कि इनको रोष काहे कहा गया है। भाई देखो, वामपंथियों को हमेशा रोष रहता है, वो रोष का कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं। अभी उनकी संख्या बड़ी कम हो गई है। एक ऐसा घोर कालखंड था, एक विचित्र कालखंड था जिसमें इस देश में 60 से ऊपर वामपंथी पार्लियामेंट में बैठे रहते थे, और वो ये कह देते थे कि हेल विद द लिबरलाइजेशन, हेल विद द डी नेशनलाइजेशन। तो वो ऐसा करते हुए इतना शेयर मार्केट गिर जाता था, और कहते हैं कि कलकत्ता की जो मंदड़िया ब्रिगेड है उसने ऐसा करने के लिए कुछ लोगों के नाम हैं जो वामपंथी नेता माने जाते हैं कि उनको पता नहीं कितने हज़ार करोड़ या सैकड़ों करोड़ दे दिए गए। यानी कि उन्होंने शेयर मार्केट में इस तरह का विभत्स स्टेटमेंट देकर के जो अगले दिन शेयर मार्केट गिरा, यानी कि बाजार से फ़ायदा उठाया। भाई इसका कोई प्रूफ नहीं, ये सुनने में आया है। भाई इस तरह की कई बातें सुनने में आई हैं। अब ये तो सामने ही सुन लेना, ये जिस तरह के नारे लगा रहे हैं इसका मुख्य कारण क्या है, इनको संकट क्या है, ये किस बात पे क्रोधित हो गए हैं। और इसमें आप ये देखिए कि इस नारों में जब भी इस तरह की संस्थाओं में या जलाने में, अच्छा जलाने विश्वविद्यालय की जो गति है, जो मति है, वो पूरे देश में अलग अलग जगह में फैली हुई है। क्योंकि यहाँ के पढ़े लिखे या इसी तरह के विचारधाराओं वाले जो जनेऊ में जो नहीं आ चुके हैं, यानी कि जलाने विश्वविद्यालय में नहीं आ सके हैं, वो देश के अन्य विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं।
वो मीडिया में बैठे हुए हैं, वो अखबारों के मोटे मोटे तौंद वाले प्रोफेसर हैं, वो गंजे हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग सुधर गए हैं जो हमारे मित्र भी हैं। तो वो एक कहते हैं कि ये ऐसी विनाशकारी एक जो है ना ऑब्सेशन है, एक व्यसन है। ये व्यसन जिसको अधिकतर लोगों को तो ये जीवन भर तक उनसे चिपका रहता है। आप देखिए कि जो जलाने विश्वविद्यालय में ये जो छोरा छोरी हैं, इसमें विशेष बात जैसे मैंने निवेदन किया कि छोरियों की संख्या जिनकी मुख्य आवाज़ सुनाई जा रही है नारे में, लड़कियों की संख्या। मतलब आप देखिए कि कितना भयंकर किस्म का जो है ना वो इंडोक्ट्रिनेशन हो चुका है, किस तरह से इनको घुट्टी पिलाई गई है। यानी कि जो कि विशाला वामपंथ ये तो करता ही है कि विशाला वामपंथ ये जो युवा लोग हैं उनके 10-20 साल का ना वो उनको नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए के काम आएगा। और बाद में कुछ की हो सकता है 10-15-20% लोगों की, यानी कि 100 में से 20 लोगों की कभी कोई अकल खुलेगी, किसी कारण से कुछ वो और देखेंगे। लेकिन यहाँ तो कमाल है कि यहाँ से जो है वो शिक्षा दीक्षा इस तरह की अंट शंट विष बनौन करके वो जो है वो विदेश की यूनिवर्सिटियों में जा करके बैठे हुए हैं। जो मोदी जी के खिलाफ जो एक चला था कि उनको जो है वो वीज़ा ना दिया जाए, उसमें अधिकतर लोग भारतीय वामपंथी जो है और जो कि बैठे हुए थे, भारत के लोग भी थे, यहाँ के राजनीतिक थे, जो पता नहीं कितने लोगों ने चिट्ठी लिखी थी अमेरिका के राष्ट्रपति को कि मोदी को वीज़ा ना दिया जाए। यानी कि ये एक लंबी इनकी है, मतलब मोदी को वीज़ा ना दिया जाए से लेकर के अब मोदी शाह योगी की कब्र खुदेगी। तो इनको सबसे बड़ी समस्या 2014 के बाद में उत्पन्न हुई है, इनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अब कहते हैं कि इन वामपंथियों का राज ये जो जलाने विश्वविद्यालय है वही रह गया है, क्योंकि केरल में ये आखिरी सांसें गिन चुके हैं। और बहुत सारे कहते रहते हैं कि हमारा प्रजातंत्र में विश्वास है। ये प्रजातंत्र में वामपंथियों का विश्वास ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा विद्रूप स्वांग है कि जो लोग आज भी जो है वो बात करते हैं रक्त रंजित क्रांति की और फलाने फलाने की डिक्टेटरशिप की, उनके अधिनायकवाद की, वो प्रजातंत्र के पे जो है वो लोगों को भाषण देते हैं, शिक्षा देते हैं और ये करके निकल जाते हैं। और कमाल की बात है कि बड़े बड़े राष्ट्रवादी प्रवक्ता जो हैं वो इस बकवास को सुन करके कुछ बोलते नहीं। भी इनसे ये पूछना चाहिए कि आपका लेने देना क्या है प्रजातंत्र से। बंगाल में किस तरह से इन्होंने 34 वर्ष तक उसको ऐसा जलाया कि और 50 साल से बंगाल जो है वो जल रहा है। यही हालत जो है वो केरल की है। केरल की इकोनॉमी इसलिए चल रही है कि वहाँ पे रेमिटेंस बाहर से आ रही है, कि वहाँ की कुल मिला के जो है वो ट्रेड और इंडस्ट्री को जहाँ सबसे अधिक रेवेन्यू का जनरेशन रहता है, जहाँ सबसे अधिक जो है वो जीविका का निर्माण होता है, इसको इन्होंने होने नहीं दिया। और इतना सब कहने के बाद भी देखिए कि इनका एक विरोधी नैरेटिव है, उसमें ये अडानी अंबानी को गाली देते हैं। भाई नई बात क्या है, पहले ये टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी उनको गालियां देते थे। लेकिन केरल में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको झक मार के अंत में विजिंगम का जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यानी कि उसमें हमने दशकों की जो रेवेन्यू और जीविका उपार्जन है उसको नष्ट किया, क्योंकि जो है वो कोई उसको सरकारी संस्था उनको मालूम पड़ गया कि इसको नहीं चला पाएगी। इसमें जो डायनमिज्म और प्रैक्टिकल और मॉडर्न विजन चाहिए, तो अंत में वो अडानी साहब के पास गया। तो आप ये देखिए कि केरल की सरकार तो गौतम अडानी को पोर्ट बनाने को दे रही है, विजिंगम का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब क्योंकि बात चलिए तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब है एक जहाज़ से सामान उतार के दूसरे जहाज़ में डालना। यानी कि मान लीजिए कि वो कहीं से चीन से या ऑस्ट्रेलिया से या कि वियतनाम से कहीं पे एक जहाज़ चला जिसने 4 देशों पे ले जाएगा। एक सामान इंडिया में जाएगा, दूसरा दुबई जाएगा, तीसरा कहीं अफ्रीका में जाएगा और चौथा पार्ट कहीं यूरोप में जाएगा। तो यहाँ अलग अलग किस्म के जहाज़ आते हैं और वहाँ से सामान उतार के एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में रख दिया जाता है। जिस तरह से हम को सीधी सीधी ट्रेन मिलती नहीं है दिल्ली से जो है वो त्रिवेंद्रम की, तो हम कहीं बीच की ट्रेन ले लेते हैं, फिर वहाँ से ट्रेन बदलते हैं।
तो ये ट्रांसशिपमेंट एक बहुत बड़ा काम है। जब ट्रांसशिपमेंट होता है, जहाज आके खड़े होते हैं, तो यहाँ पे उनकी मरम्मत भी होती है, कल पुर्जे भी लगते हैं। तो वो उस क्षेत्र को, जो इनको पोर्ट को चलाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जीविका का निर्माण होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जीविका को नष्ट करने में वामपंथियों का सबसे पहला हाथ है। जब स्वतंत्र हुआ देश, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कोई अगर राज्य था तो वो वेस्ट बंगाल था। लेकिन जैसे ही 60-70 के बाद में वामपंथियों का वहाँ पे प्रभाव आरंभ हुआ, तो उसके बाद में फिर सीपीएम की सरकार आ गई, तो सारे के सारे लोग वहाँ से भाग गए। भाई बड़े बड़े जो घरानों के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनको नंगा दौड़ाया गया कलकत्ता की सड़कों पे। ये मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि अधिकतर इस तरह के इनके विभत्स और इनके क्रिमिनल एक्ट है ना, ये मालूम नहीं है। तो आज ये चिल्ला रहे हैं और मोदी और योगी और शाह की कब्र खोद रहे हैं। दिक्कत क्या है? क्योंकि शर्जील इमाम और वो जो है उमर खालिद, जो कि मुख्य दोषी पाए गए हैं कोर्ट द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये नारा लगा के दिखाएं जरा कि उनकी कब्र खुदेगी, फिर उनके ऊपर क्या एक्शन होता है। तो एक्शन तो कहते हैं कि अब भी होगा, वहाँ के यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है। लेकिन इस देश में बड़ी विचित्र बात है कि लोग 20-20 साल तक, 15-15 साल तक जो है ना, वो चलते रहते हैं, उस पे बेल पे चलते रहते हैं। और बहुत सारे कारणों से, आइडियोलॉजिकल रीजन से पूरा का पूरा एक सिस्टम खड़ा हो जाता है, जो इस तरह की बकवासों को, इस तरह की दुष्टता को, इस तरह के नारों को, और यानी कि जो लोग देश के अंदर, जो लोग देश में जिन्होंने दंगा करवाया, जिसमें 50-53 से अधिक लोग मारे गए, ना जाने कितने घायल हो गए, कितनी संपत्ति नष्ट हुई, उनका साथ देने के लिए एक पूरा का पूरा एक तबका खड़ा है इस देश में, जो अपने आप को बुद्धिजीवी की पूंछ मानता है। तो अब उनको क्या कहा जाए, मतलब ये तो एक दुष्टता का निर्धारण है। और ये लोग यहाँ आइडियोलॉजिकल पोजीशन ले रहे हैं कि अमेरिका ने जो है वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया। भाई अमेरिका ने पाप किया या पुण्य किया, ये एक अलग विषय है। ये बात ज़रूर है कि हर देश अपने अपने इंटरेस्ट में जो है वो एक्शन लेता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अमेरिका ने ठीक नहीं किया, और अधिकतर भारत में कह रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी हों, चाहे वो वामपंथी हों, ये कह रहे हैं क्योंकि हमें एक बाबा बनने का बड़ा शौक़ है। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट में एक्शन लिया है, और अमेरिका वहाँ पे यूक्रेन में बिल्कुल गलत था। और अमेरिका ने अगर रिजीम चेंज करवाई है तो वो नेपाल में भी करवाई है, जिसमें नेपाल में होते ही भारत के अंदर कुछ लोगों की आशाएं जाग गई, उम्मीद से हो गई, है ना। और जैसे ही बांग्लादेश में हुआ तो भी फिर उम्मीदें जागी। और कमाल की बात तो ये है कि यह अबे डूबे टाइप के जो फर्जी पत्रकार हैं, जो कि मुख्य रूप से वामपंथी हैं, जो यानी कि सच बोलने का तो इनका कोई धर्म ही नहीं है। ये अबे डूबे जो आदमी नाम का जो गंजा एक जरख है, ये पिछले 8 साल से कम योगी जी को 50 कम से कम 10 बार जो है ना वो मुख्यमंत्री पद से हटा चुका है, क्योंकि लगातार झूठ बोलता रहता है कि अब मोदी जी इसको हटा देंगे, अब मोदी जी जो योगी को इस कारण हटा देंगे। फिर अगले हफ्ते बोलता है कि नहीं नहीं, उस कारण तो अब दूसरा भी एक कारण आ गया। यानी कि वो आदमी कह रहा है कि जो है वो ट्रंप साहब जो है ना कितना अच्छा हो, वो मतलब सपने बुन रहा है कि मोदी जी को ट्रंप उठा के ले जाएंगे। अरे भाई मोदी जी को ट्रंप कैसे उठा के ले जाएंगे? मतलब आप इनकी कल्पना शक्ति और इनका थिंकिंग प्रोसेस देखिए। और ये अबे डूबे जो है ना वो एक ही नहीं है, ऐसे कई अकल के गंजे चारों तरफ इस देश में फैले पड़े हैं। तो खैर, डेथ टू मोदी, यानी कि मोदी तेरी, शाह तेरी कब्र खुदेगी जलाने यूनिवर्सिटी की धरती पर, यानी कि वहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्रियों की कब्र खोदी जा रही है। तो ये सब पागल लोग हैं, पूरी तरह से विष इनके दिमाग में भर चुका है, और ये विष भरने का एक लंबा काम है। उस देश में विष भरने में दूसरे संस्थान तो हैं ही, ये वामपंथी और इनके द्वारा कंट्रोल्ड मुख्य रूप से ये जलाने विश्वविद्यालय, देश को जलाने के लिए, देश के लोगों को गाली देने के लिए और दुनिया भर के उत्पात करने के लिए। और अगर दंगाइयों को सज़ा मिले, उनको बेल नहीं मिलेगी। अब ये जो शर्जील कुमार और अपराधी है, जो ये जो अर्बन नक्सल हैं, जिन्होंने दिल्ली के षड्यंत्र रचा के पिछली बार जब ट्रंप आने वाले थे तो वहाँ पे पूरे दुनिया का मीडिया भारत पर होगा, तो भारत की
जो है वो क्या कहते हैं साख समाप्त करने के लिए और मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना वो गाली पड़वाने के लिए, उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए इन्होंने ये दिल्ली के अंदर जो है वो रचा था एक षड्यंत्र, जिसमें एक दंगा हुआ, 50, 53, 54 लोग मारे गए, पता नहीं कितने लोग घायल हुए और करोड़ों अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। तो उन लोगों का साथ देने के लिए दूसरे सारे बूढ़े बूढ़े 70-80 साल के वामपंथी भी छटपटा रहे हैं। तो ये एक विश्व वमन का देह है। मतलब ये 10-20 क्या कहते हैं 20-22 साल के छोरा छोरी भी इनका विष पड़ चुका है और इनके जो पूर्वज हैं इनके जो 70-80 साल के पड़े हुए हैं वहाँ भी अभी विष बाकी हैं। ये बात भी है कि कुछ लोग सुधर चुके हैं, वो मान चुके हैं कि 10-20 साल इस विषैली विचारधारा ने हमारे नष्ट कर दिए हैं। तो ये नारेबाजी कब तक चलेगी? अब कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रहा है, लेकिन पुलिस क्या करेगी? सारा का सारा एक तंत्र इन लोगों ने ढीला कर रखा है, वो भी एक मुख्य बात है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।